ओके। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का अभिनंदन है एनडीसी निशुल्क क्लासेस पे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज हम आ चुके हैं क्लास नंबर 79। बहुत मुश्किल से ये कारवां जो है वो आगे बढ़ रहा है और अड़चन बहुत ज़बरदस्त आ रही है, लेकिन फिर भी हम लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, एक बात मैं ज़रूर मानता हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ हद तक सुस्ती, निराशा दोनों तरफ आई है, मेरी तरफ भी आपकी तरफ भी। मेरी तरफ तो नहीं आती, लेकिन ये बीच में जो 40 दिन जीके सेकंड जो रद्द हुआ था, तो उसको लेकर जो हिंदी क्लासेस में गैप आया वो थोड़ा सा खराब कर गया। लेकिन इससे पहले भी कहीं ना कहीं आप चुनावी साल और वैकेंसीज को लेकर जो है वो थोड़े से चिंतित हैं, और कब होगा, आपकी बार पेपर होता नहीं लग रहा, 2024 में जाएगा वगैरह वगैरह। ये सोच तो कॉमन है, ये सोच तो जितने भी 3, 4, 5 लाख विद्यार्थी बैठेंगे सबकी सोच है, लेकिन जीतेगा वही जिसकी थोड़ी सी हटकर सोच होगी। आप लोग निश्चित रूप से नियमित क्लासेस ले सकें और क्लासेस लेने का फायदा होगा। आज की क्लास में मैं आपको कुछ ऐसा ही गिफ्ट देने वाला हूं। कुछ उपहार है, वो उपहार आप सबके लिए। और वो उपहार क्या है, मैं कोई लोभ लालच नहीं दूंगा, मैं तो सिर्फ इतना सा कहूंगा कि ये जो कंटिन्यूटी टूट रही है, इसको लेकर मैंने कुछ एक थोड़ा सा फैसला किया है जिससे आपकी कंटिन्यूटी वापस बढ़ जाए। जिन्होंने भी हिंदी पॉइंट पर टेस्ट सीरीज ले रखी है वो टेस्ट सीरीज में जाकर जरूर देखें। आज एक वीडियो अपलोड किया है मैंने, उस वीडियो को देखें, पूरा समझें, आप में जोश भी आएगा और आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू भी करोगे। चलिए, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं छंद। ठीक है, तो सबसे पहला पेज मैंने खाली छोड़ रखा है, छंद जो है, तो इस पर मैं बाद में वर्क करूंगा। पहले हम सीधा यहां आते हैं छंद पे। देखिए, छंद शब्द की उत्पत्ति जो होती है, छंद यानी चद धातु से होती है, और इसमें कहते हैं असून प्रत्यय जुड़ने से जो है छंद शब्द का निर्माण होता है। हमें पेपर में नहीं पूछा जाएगा, मैं विद्वान बनाऊंगा ही नहीं, बहुत इजी तरीके से काम करूंगा। छंद है जब हम अपने विचार, जो हमारे विचार होते हैं, अपने विचार, अपने भावों को मात्रा, वर्ण, लय में बांधकर प्रस्तुत करते हैं, तो वह छंद या छंदोमयी रचना कहलाती है। जैसे जब आप छंदों में बांधोगे तो निश्चित रूप से कोई न कोई अलंकारों का समावेश भी हो जाएगा। जैसे मैंने कहा तुम्हारा मुख बहुत सुंदर है, अरे तुम्हारा मुख जो है ना वो एकदम चंद्रमा के समान सुंदर लग रहा है, तो ये तो हुई सिंपल सी बात, ये हुए मेरे भाव, ये हुए मेरे विचार। लेकिन जब इसी बात को मैंने छंदोबद्ध करके कहा चंद्रमा सा कांतिमय मुख रूप दर्शन है तुम्हारा, तो उसमें थोड़ी सी क्या होगी, उसमें वृद्धि हो गई, उसके प्रभाव में वृद्धि हो गई, और वो रचना कैसी कहलाई, छंदोमयी रचना कहलाती है। हमसे पेपर में नहीं पूछा जाएगा। छंद के अवयव, अवयव यानी होते हैं तत्व, तत्व जो होते हैं छंद। जैसे छंद में मात्रा का रोल रहता है, अवसर मात्रा क्या होती है बिल्कुल बताएंगे। वर्ण का क्या रोल रहता है, यति, गति, लय, तुक, चरण, ये सभी चीजें जो है वो आपको छंद के अंदर पढ़नी पड़ेगी, और छंद इन्हीं से होते हुए आगे बढ़ेंगे। छंद शास्त्र के प्राचीन आचार्य जो है वो पिंगल माने जाते हैं। कहा जाता है कि छंद शास्त्र के प्राचीन आचार्य जो है वो कौन माने जाते हैं, पिंगल माने जाते हैं। लेकिन इसमें भी एक चीज निकल के ये आती है कि पिंगल बहुत बाद के हैं। पिंगल बहुत, सबसे पहले ब्रह्मा जी, बृहस्पति, फिर च्यवन, मांडव्य, शैतव्य और शैतव्य, मतलब कुल मिला के ये जो छंद हैं इनके आदि प्रवर्तक कह सकता हूं ब्रह्मा जी, मतलब ब्रह्मा जी से ये परंपरा चलती आती है। और लास्ट में हम यूं कह सकते हैं कि पिंगल, तो भाई अगर मूलतः तो इसके ब्रह्मा जी ही माने जाते हैं प्रवर्तक, ठीक है। लेकिन खैर हम तो साहित्य शास्त्र में कहेंगे तब वहां पिंगल कहेंगे, इसीलिए छंद शास्त्र को क्या है वो पिंगल कहा जा सकता है। ये सर्वप्रथम मानते हैं कि ब्रह्मा से ही छंद की उत्पत्ति होती है, लेकिन हम साहित्य में यहां से मानते हैं पिंगल, प्राचीन आचार्य, जो आचार्य की जो कैटेगरीज आती है, जैसे आप भरत मुनि है, मम्मट है, उद्भट है, इन इस कैटेगरी में पिंगल आते हैं। इसीलिए इस छंद शास्त्र को जो है आप जानते हैं कि क्या कहा जाता है, इस छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पिंगल शास्त्र। क्या कहा जाता है, पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। उसके बाद अगली चीज आती है, उससे पहले ये आ गए मात्रा वगैरह, लेकिन इससे पहले अब हम थोड़ा सा जानेंगे जो छंद हैं, मोस्टली जो छंद हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, वहां से हम स्टार्ट करेंगे। देखो, अगर हम थोड़ा संस्कृत के और अंदर जाएंगे
तब तो यहां एक चीज निकल के आएगी कि छंद जो होते हैं दो प्रकार के बताए गए। कितने प्रकार के बताए गए? छंदों के जो हैं वो दो प्रकार बताए गए। एक होंगे वैदिक और दूसरे होंगे लौकिक। वैदिक और लौकिक। अब आपने जो पढ़ रखा है नोट्स में ये चीज नहीं लिखी। आप कई बार वो स्टूडेंट बोलते हैं कि सर आप हमें ये बताओ कि क्या करना है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत हो। जो चीज थोड़ी बहुत बताता हूं सुन लिया करो, ऐड कर लिया करो अगर जरूरतमंद हो। वैदिक में हम नहीं उलझेंगे। हमारे जो छंद हैं वो फिर दो प्रकार के हैं। कौन से हैं लौकिक में? एक है मात्रिक और दूसरे हैं वर्णिक। इन्हें मात्रिक को जातीय छंद भी कहा जाता है, ठीक है, और इन्हें वृत पेन के क्या हो गया, वृत छंद, ठीक है ना, वृत छंद भी कहा जाता है, ठीक है, मात्रिक और वृत। अब मात्रिक को जब आगे और वर्गीकरण करते हैं, मात्रिक का जब आगे और वर्गीकरण करते हैं तब इसमें काफी भेद होते हैं, तो वहां पर हम सीधे उनके बारे में जानेंगे। जैसे आपने सुन रखा होगा भाई मात्रिक छंद, तो मात्रिक छंद में क्या होती है? तो हम जानते हैं इसमें मात्राओं की गणना होती है। इसकी गणना होती है, इसमें मात्राओं की गणना होती है। तो सर ये मात्रिक छंद में कौन कौन से शामिल होते हैं? जिनमें मात्राओं की गणना होगी वो मात्रिक सारे छंद होंगे। अब जैसे दोहा, सोरठा वगैरह ये सारे क्या हैं? ये मात्रिक ही तो हैं या नहीं है? सोरठा, चौपाई ये सारे क्या हैं? ये मात्रिक छंदों के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। वर्णिक छंदों को जब आप पढ़ोगे तो वर्णिक छंदों में क्या होगा कि मात्राओं का रोल एक हद तक रहता है गणों के रूप में, लेकिन यहां हम क्या करेंगे? वर्णों को जो है वो काउंट करेंगे। अब कहोगे सर अंग्रेजी लिख रहे हो, कोई बात नहीं, काउंट करेंगे, गिनेंगे, ठीक है ना, वर्णों को काउंट करेंगे। इसी अलावा आपने ये सुना होगा सम, ये जो सम शब्द आएगा, अब चाहे सम मात्रिक आए चाहे सम वर्णिक आए इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सम का मतलब होगा चारों चरणों में समान मात्राएं या समान वर्ण हो, वो क्या कहलाएंगे? सम वर्णिक या सम मात्रिक छंद कहलाएंगे। दूसरे होते हैं अर्धसम मात्रिक या अर्धसम वर्णिक, ठीक है, हम अर्धसम पे जाते हैं। अर्धसम में क्या होते हैं? या तो उसके पहले और तीसरे में, या उसके दूसरे और चौथे में, या दूसरे चौथे में, या पहले तीसरे, मतलब पहले तीसरे और दूसरे चौथे में जो है वो समान मात्रा या वर्ण, इसको यूं ले लेते हैं अपन। ये मैं बार बार वर्ण लिख रहा हूं लेकिन आपको ज्यादातर ये मात्राओं में ही पढ़ने को मिलेगा। तो अर्धसम किसे कहते हैं? जिसमें विषम चरणों, आप यूं कह सकते हैं कि जिसके विषम चरणों में मात्राएं सेम होती है और सम चरणों में मात्राएं सेम होती है, वो अर्धसम कहलाते हैं। अब उसके बाद हम जैसे पढ़ेंगे विषम, है ना, विषम छंद कौन से होते हैं? विषम छंद जो होते हैं उनमें यूं समझ लो आप प्रत्येक चरण में मात्राएं क्या होती है? प्रत्येक चरण में मात्राएं अलग अलग होती है। प्रत्येक चरण में मात्राएं क्या होती है? अलग अलग होती है। तो इनको याद करने की इतनी जरूरत नहीं है। मात्रिक छंद कौन से जिनमें मात्राओं की गणना होगी, वर्णिक कौन से जिनमें वर्णों को काउंट किया जाएगा, सम का मतलब चारों चरणों में मात्राएं समान है, अर्धसम यानी विषम और सम चरणों में मात्राएं समान है, और विषम चरणों में जिसमें प्रत्येक में मात्राएं अलग अलग होगी, वही सारी चीजें इसमें आती है। अब हम जानेंगे मात्रा क्या चीज है। तो सबसे पहले मात्रा को अगर आपको पढ़ना है तो देखो, वर्णों के उच्चारण में जो लगने वाला समय है वही क्या कहलाता है? मात्रा। वही क्या कहलाती है? मात्रा कहलाती है। आप ये सोचते होंगे आपको छंद आते हैं, लेकिन फिर भी आपको क्लास पढ़नी चाहिए। एक आदत बना लो 9 से 10 पढ़ने की, बस इस बात को दिमाग में रखो। समय मात्रा कहलाता है। मात्रा केवल स्वर में लगती है। जिन वर्णों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें लघु कहते हैं, और ये सिंबल होता है लघु का। और जैसे अ, इ, उ, री, ये सारी लघु मात्राओं के सिंबल हैं। इन्हें ह्रस्व या फिर लघु स्वर भी कहा जाता है। जिन वर्णों के उच्चारण में दुगुना समय लगता है, 2 गुना समय लगता है, उनको क्या कहते हैं? उनको गुरु कहते हैं। क्या कहते हैं? उनको गुरु कहते हैं। गुरु यानी दीर्घ। और इसका सिंबल क्या होता है? ये इसका सिंबल होता है। जैसे इसमें आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये सारे गुरु स्वर हैं। अगर ये आएंगे तो हम मात्रा इस तरह लगाएंगे, बात समझ गए? और अगर ये आएंगे तो हम मात्रा इस तरह लगाएंगे, एक 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 एक, समझ गए? और भी कुछ नियम देखते हैं मात्रा संबंधी विचार। अब हमें
कहां दीर्घ करनी है, कहां गुरु करनी है, इसको लेकर थोड़ा समझना बहुत जरूरी है। और यहां ये चीज अगर जिसके समझ आ गई उसको छंद में अटकेगा नहीं। जैसे आप जानते हैं चंद्र बिंदु, सबसे पहला नियम क्या है आप देख सकते हैं। सबसे पहला नियम यह कहता है कि अगर किसी शब्द पर चंद्र बिंदु वाले ह्रस्व स्वर और उनसे बनने वाले व्यंजन लघु माने जाते हैं। मतलब आप इसको समझ लेना, जैसे मान लो अगर ये है, ये इस तरह से, तो इसका सिंबल क्या होगा, एक ही होगा, यानी इसे क्या माना जाएगा, एक। तो सर अगर ये मान लो इस तरह से आ जाए का लिख के ये, तो इसका सिंबल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। कहने का मतलब चंद्र बिंदु से मात्राओं की गणना पे फर्क नहीं पड़ता, ये तो स्वरों से ही फर्क पड़ेगा। तो चंद्र बिंदु है तो उससे आप ऐसा मत कर देना कि दो मात्राएं कर दो, नहीं, वहां एक ही होगी। लेकिन अगर ये का है या गा है, मतलब पहले से दीर्घ है, गुरु है, स्वर है, तो फिर वो गुरु का गुरु रहेगा। इसका मतलब ये नहीं सर ने कहा था चंद्र बिंदु आए तो एक मानना, तो इसमें भी एक मानो, ऐसी गलती मत करना। अनुस्वार, अनुस्वार और विसर्ग से युक्त अगर वर्ण है तो वो गुरु माना जाएगा। कैसे माना जाएगा और क्यों माना जाएगा, इस चीज को मैं आपको समझाता हूं। जैसे आपको ये चीज समझनी होगी, जैसे संधि ये शब्द है, अब इसमें अनुस्वार है, तो अनुस्वार का मतलब ये हो गया कि इसका मतलब आधा और फिर ये मैं एक बार इस तरह से लिख रहा हूं, ठीक है ना। तो ये इसका आधा है ना, ये हमेशा आगे वाले में जाता है, तब आगे वाला क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है किसी वर्ण पर अगर अनुस्वार लगा हुआ है तो उसको दीर्घ ही मानना है। क्या मानना है, गुरु ही मानना है, ठीक है। जैसे हंस, तो इसमें इस तरह से तीन मात्राएं होंगी, दुख में ये दो और एक तीन मात्राएं होगी, आदि में दो एक तीन, समझ के बात, इस तरह से मात्रा लगेगी। तो चंद्र बिंदु का नियम क्लियर, अनुस्वार का भी नियम क्लियर। अनुस्वार आए तो दो माननी है, चाहे अ हो और चाहे आ हो। चंद्र बिंदु आए तो क है तो मतलब अगर लघु स्वर है तो एक मान लेना और दीर्घ हो तो दो मान लेना। फिर ये बात कहता है संयुक्त अक्षर जैसे श, त्र, ज्ञ, श, अगर पूर्ववर्ती लघु भी दीर्घ माना जाएगा। इसको लेकर जो है बहुत स्टूडेंट गलतियां करते हैं, मैं आपको इस चीज को समझा देता हूं। देखो ये कह क्या रहा है, ये कह रहा है कि ये जो चार आपको दिखाई दे रहे हैं ना, इनसे पहले वाला जो लघु भी दीर्घ माना जाएगा। इस चीज को समझ लेना, क्षत्रज्ञ श्र का पूर्ववर्ती लघु भी दीर्घ माना जाएगा। जैसे मैंने एक लिखा, उदाहरण लिखा, ध्यान से देखना, नक्षत्र लिख दिया, नक्षत्र। अब इसने क्या कहा कि संयुक्त से पहले वाला, तो यहां देखो क्ष से पहले वाला क्या है, तो ये ऑटोमेटिकली दीर्घ होगा, समझ गए। अब ये क्ष क्या होगा, तो सर इसमें से एक होना चाहिए। अच्छा एक चीज और बताता हूं, पहले इसको यहां से हल्का सा मिटाता हूं। मात्राओं की गणना हमेशा पीछे से करना, आगे से कभी मत करना। तो सबसे पहले ये क्या है, त्र, त्र है, इसका मतलब इससे पहले वाला क्या माना जाएगा, दीर्घ माना जाएगा। फिर ये क्ष आ गया, इससे पहले वाला भी क्या माना जाएगा, दीर्घ माना जाएगा। अब सर त्र को क्या माने, ये स्टूडेंट गलती कर बैठता है। त्र को हमेशा एक ही मानना है। त्र को मतलब ये जो संयुक्त व्यंजन होगा, अगर मुझे पूछे इसमें क्या है, मैं कहूंगा इनमें सिंगल सिंगल है। बोला कैसे, मैं बताता हूं कैसे। देखो ये मैं बताऊं, कहां पर बताऊं, यहीं बता देता हूं, है ना। इसको देखो, लोग क्या संयुक्त व्यंजन में गलती से डबल कर देते हैं। देखो श, ये त्र और ज्ञ, तीन से समझ जाओगे आप। देखो इसका मतलब होता है क धन श, इसका मतलब होता है त धन र, इसका मतलब होता है ज धन य, ये है, समझ गए। तो ये जो आधे वर्ण आपको आगे दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं ना आधे वर्ण, है ना। तो ये आधे वर्ण जो होते हैं ये तो ऑलरेडी क्या होते हैं, पहले वाले पे जोर डालते हैं। इसीलिए तो हमने अभी जब नक्षत्र पढ़ा तो इसमें त्र में क्या था, जो त था उसने आगे वाले पे जोर डाला तो ये दीर्घ हो गया, और इसमें क ने आगे वाले ये दीर्घ हो गया। लेकिन त में से त्र में से त तो चला गया, पीछे क्या बचता है, र ही तो बचता है, तो इसमें एक ही मात्रा आएगी। तो हमेशा ध्यान रखो संयुक्त व्यंजन हमेशा सिंगल ही होता है, यानी उसमें हमेशा उन्हें लघु स्वर ही माना जाएगा, याद रखना। हां इससे पीछे अगर संयुक्त आ गया जैसे नक्षत्र में है तो फिर ये दीर्घ हो जाता है। बात समझ जाना इस चीज को क्यों होता है। देखो हमेशा क्या होता है, जैसे मान लो एक शब्द लिखा मैंने, ये जैसे लिखा हुआ देखते हैं, हलांत लिखा हुआ है, लिखा हुआ हलांत। अब आपको इसकी वो करनी है, तो आप सबसे पहले मात्रा लगाओगे एक। अब ये आधा ना है, ये इस पे जाएगा ला पे, तो ला दीर्घ हो जाएगा, लेकिन ये तो ऑलरेडी दीर्घ है तो कोई बात नहीं, दो लिख दो। फिर ये ह में एक, इस तरह से पीछे से लगाओगे। अब मान लो सपोज दैट मैं इसको दूसरे तरीके से लिखता हूं, हलंत। क्या लिखा मैंने,
हलंत लिखा, लिख दिया हलंत। तो अब देखो ये क्या हो गया सिंगल, ये आधा न इस ल में गया, अब ये ल हो गया दीर्घ और ये ह हो गया सिंगल। बात समझ गए। इसके अलावा जैसे मान लो इसको मैं यूं लिख देता हलंत्र, हलंत्र, मैं एक बार सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं। तो क्या होता, ये त्र है, तो मैंने अभी आपको क्या कहा, संयुक्त व्यंजन हमेशा सिंगल होता है, आप इसमें एक ही करोगे। अब ये आधा है और ये भी आधा है, तो ऐसा मत कर देना आधा आधा पूरा हो जाए, नहीं, फिर ये सीधा इस पे जाएगा, ये दो और ये लो, इसी तरह से होगा। ये चीजें थोड़ी सी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, तब जाकर ये क्लियर होगा। लोग क्या छंद को सिर्फ एकदम इजी मान लेते हैं, बिल्कुल छंद बहुत इजी है, लेकिन आपको यहां पे नियम सारे पता होने चाहिए। तो शब्द में हलांत वाला वर्ण जो होगा, वर्ण हलांत, हलांत वाला वर्ण या स्वर रहित व्यंजन आने पर उसमें पहले वाले वर्ण को गुरु माना जाता है। मतलब समझ जाओ इसको, ये यूं कहना चाह रहा है जैसे 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 रसद, एक मैंने इस तरह से शब्द लिखा रसद, अब ये आधा है ना, तो यहां मात्रा लगेगी नहीं, ये इसमें जुड़ेगा तो यहां दो लग जाएगी, यहां एक लग जाएगी। हाँ, अगर यहां पे मान लो रसद रसदम होता, मान लो इस तरह से होता, तब ये क्या हो जाता, ये एक हो जाता, लेकिन ये आधा तो इसी में जुड़ता। हमेशा आधा जो वर्ण होगा, मैंने आगे बहुत से प्रैक्टिस करवाई है, घबराओ मत, आधा वर्ण अपने से पहले वाले पे जोड़ डालेगा और उसे क्या करेगा, दीर्घ। लेकिन इन चारों में सीधा पूछे तो क्या है, सीधा पूछे तो इसमें सिंगल ही है। आइए, जब दीर्घ दीर्घ स्वर का उच्चारण ह्रस्व के समान हो किया जाए तो वहां भी लघु ही माना जाए। हम अभी पढ़ के आए थे कि अ ई उ री ये क्या है, ये लघु हैं, और आ ई ये सारे जो है ना ये दीर्घ है ना, तो इनमें दो दो मात्राएं आएंगी। लेकिन एक नियम ऐसा भी आता है, वो कहता है अगर दीर्घ स्वर का उच्चारण ह्रस्व के समान किया जाए, जैसे बहुत बार आपको ऐसा मिलेगा, जैसे आप देखो जेही जेही, मतलब मोस्टली आपको इन दो में मिलेगा, एक तो ए और एक ओ। ये दो ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण कई बार इन पर दबाव कम पड़ता है तो इनको ह्रस्व में छोड़ दिया जाता है। जेही जेही है ना, सनेहु तेही संदेह संदेहु, इस तरह से ये है। तो अब यहां पर क्या है कि कितनी मात्राएं होगी, क्या होगी, हमें एक मानना है, दो मानना है, तो क्या करेंगे। उदाहरण क्या है, जेहि कर जेहि पर सत्य सनेहु सोते ही मिलहिन कछु संदेहु, है ना, कछु संदेहु। तो अब अगर हम मात्राओं की गणना करते हैं तो देखो, पहले हम एक बार इसको क्या मानेंगे, दो ही मानेंगे, दो एक एक एक, दो एक एक एक। अब देखो त है, स पे आएगी, दो एक एक, दो यहां दो, ठीक है, दो एक, इस पे एक क्यों माना सर आपने, दो मानो, हाँ बिल्कुल, एक बार हम क्या मानेंगे, दो ही मानेंगे, एक एक एक, दो एक एक, और ये एक, और ये सम, ये इस पे डालेगा दो, ये दो और ये दो। अब हम एक बार काउंट करके देखते हैं कि कितनी हो रही है, ठीक है। तो जेही कर जेही पर सत्य सनेहु, दो और एक, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितनी मात्रा हो रही है, 16। 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, अब ये हो रही है 19 और ये हो रही है 16। इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। अब गड़बड़ कहां हुई, जेही कर जेही पर सत्य सनेहु सोते ही मिलहिन कछु संदेहु, है ना, सोते ही मिली। तो अब यहां पे तीन मात्राएं, हमें आराम से पता लग जाता है कि यहां कितनी होगी, एक होगी, सो, है ना, सोते ही मिलहिन कछु संदेहु। तो यहां पर भी कितनी होनी चाहिए हिसाब से, बोला एक होनी चाहिए। बोला सर एक कैसे होगी, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, देखो आपको तीन मात्राएं कम करनी है और आप कहां कहां कम कर सकते हो, आपको उसी पे विचार करना पड़े। एक यहां कम हो गई, एक यहां कम हो गई, और एक लास्ट में आप कहां कम करोगे, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, यहां संदेह, है ना। तो अब यहां पर भी कितनी बचेगी, 16 मात्राएं। और एक इसमें नियम चलता है कि कई बार मात्राओं मतलब गणों के मिलान के लिए मात्राओं को ऊपर नीचे किया जा सकता है, लेकिन वो मात्राओं का मिलान जो ऊपर नीचे करोगे ना, वो सिर्फ इन दो वर्णों में ज्यादातर होगा। तो यहां पे 16 हो जाएगी। 16 मात्रा किसमें होती है प्रत्येक चरण में, वो होती है चौपाई में। तो क्या ये चौपाई छंद है क्या, क्वेश्चन मार्क उठता है। हम उदाहरण लेंगे काम में, फिलहाल हमने एक बार मात्राएं लगा के देखी, ठीक है। अब आगे देखो, यदि संयुक्त, आप चिंता मत करो, एक एक उदाहरण को हम अच्छे समझेंगे। यदि संयुक्त अक्षर पूर्ववर्ती वर्ण के उच्चारण में बल नहीं पड़ता हो
तो वहां लघु ही माना जाएगा। अब कई बार ऐसा होता है कि संयुक्त अक्षर का पहले वाले पे जोर ही नहीं पड़ रहा, तो वहां लघु ही माना जाएगा। ठीक है, और देखो ये वो नियम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नियम, ये भी एक इंपॉर्टेंट, प्रत्येक चरण के अंतिम वर्ण को छंद की आवश्यकता अनुसार विकल्प से लघु गुरु माना जा सकता है। प्रत्येक चरण के अंतिम वर्ण को आवश्यकता अनुसार क्या माना जा सकता है, लघु माना जा सकता है। अब ये जो हमने सही किया या नहीं किया है ना, ये क्वेश्चन मार्क जो था, इस पर वापस आएंगे हम, इस पर वापस आएंगे। ठीक है, तो अब देखो हमें पहले मात्राएं लगानी तो आए, फिर हम छंदों के अंदर एंट्री करेंगे, पढ़ेंगे कि भाई हाँ मात्रा। सबसे पहले इस पे मात्रा लगा के बताओ, इस पे कितनी मात्रा होगी। आप तो काउंटिंग बता दो मुझे सीधा, आप तो मुझे क्या बता दो, काउंटिंग बता दो। देखें बताओ, तो देखो सबसे पहले नक्षत्र, अभी मैंने बताया एक, इस पे कितनी आएगी, 2 और 2, ये इस पे। अगर आपने ऐसे ही सोचा है तो बिल्कुल सही सोचा। चलिए पश्चिम में बताओ, देखें 1 2, क्योंकि आधा वर्ण हमेशा इस पे जोड़ डालेगा। कृपण पे बताओ 1 1 1। सर ये तो क्री है ना, भले ही हो कोई दिक्कत नहीं, क्री का मतलब क्या हुआ, क धन री, मात्रा हमेशा स्वर पे लगती है, आधे वर्ण पे नहीं लगती है। ठीक है, तो क्री है 1 आएगी। कृपया 2 1 1, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तुम्हारा, ये बताओ, देखो तुम्हारा, देखो अब ये काम आएगा। यदि संयुक्त अक्षर पूर्ववर्ती वर्ण के उच्चारण में बल नहीं पड़ता हो तो वहां लघु माना जाएगा। देखो 2 2 1, क्यों सर ये आधा मां आया ना, ये वहां गया तो नहीं, त पे आधा वर्ण आपने कहा था पहले वाले पे जोर डालता है तो वो दीर्घ होना चाहिए। बिल्कुल, अभी देखते हैं 2 1 1। अरे सर इसमें भी तो न है, आपने क में इसको जोड़ा क्यों नहीं, वहां पर भी तो 2 होना चाहिए था। लेकिन आगे चलिए 1 2 1, अरे सर इसमें म है, आपने कू में जोड़ा क्यों नहीं, है ना। इसमें आइए 2 2 1 1, सर इसमें ये क्या कर रहे हो, सर आपने देखो संयुक्त यहां पर पड़ा, संयुक्त यहां पर पड़ा, संयुक्त यहां पर पड़ा और संयुक्त यहां, फिर भी आप इससे पहले वाले को लघु मान रहे हो, ऐसा क्यों। नियम देख लिया। अब आइए एक इसका नियम और बताते हैं। ये कहता है, अच्छा बताया नहीं, इसने लिखा नहीं, चलो मैं बता देता हूं, यहां पर यहीं पर बता देता हूं, लिख देता हूं मैं। अब नियम क्या है, एक बात याद रखना, मह लह, ये 2 मोस्टली, ये 2 याद रखना, मह लह, एक और याद रख लेना, नह, समझ गए, मह लह नह, ये 3 अगर जोड़े आपको कहीं दिखाई दे जाए, मह लह नह, जैसे देखिए कन्हैया नह, तुम्हारा, कुम्हार और मह, है ना, ये तो मह नह के तो उदाहरण है लह। इनसे पहले वाला वर्ण हमेशा क्या रहेगा, लघु रहेगा। अगर ये कहीं पर आते हैं तो इनसे ठीक पहले वाला वर्ण क्या रहेगा, हमेशा लघु रहेगा। इस नियम को याद ही कर लो आप। कौन कौन से, मह लह नह से पहले वाला। अब मान लो जैसे सपोज दैट ये होता ना, कश्चित शब्द क्या लिखा हमने, कश्चित, अगर ये शब्द होता तो इसमें हमें दिक्कत नहीं होती। कैसे दिक्कत नहीं होती, सीधा 1 1, ये श इसमें जुड़ा, ये लो 2, ये हो जाता कश्चित। लेकिन हमने क्या कहा, सिर्फ मह नह और लह आए ना, तो इससे पहले वाला हमेशा क्या रहेगा, लघु रहेगा। बस इस बात को याद रखिएगा। हो ही नियम। चलें आगे। अब आइए थोड़ा और आगे। अब हम जब गण पढ़ते हैं, छंद शास्त्र पूरा गणों पे डिपेंड करता है, ठीक है। जब गणों को पढ़ोगे, यमा तारा जब भान सलगा, जब मैं 12th क्लास में था, तब जब हमारे हिंदी साहित्य के मैडम थे, गीता मैडम थे, तो जब वो विदुषी थे, बहुत विदुषी थे। ईश्वर उनको दीर्घायु प्रदान करे, और शायद आज भी वो जो हैं या तो रिटायर अब तो हो चुके होंगे, नहीं हुए हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ कि कई बार हम जब टीचर को इग्नोर करते हैं ना, याद रखना, अच्छा गुरु, अच्छा टीचर जिंदगी में आप चाहकर भी नहीं भुला सकते, चाहे आप उससे कितना ही लड़े हो, झगड़े हो। मैं आपको वही बता रहा हूं कि उस वक्त मेरे दिमाग में क्या धारणा थी, क्योंकि मेरे आसपास वाले मित्र सारे इंग्लिश लिटरेचर ले रहे थे, तो मैं जिस स्कूल में था उसमें हिंदी लिटरेचर थी, दूसरी मतलब साहित्य था और इंग्लिश लिटरेचर थी नहीं। तो मेरे ऐसी हो गई, फ्रेंड्स जा रहे हैं तो मैं भी जाऊंगा इंग्लिश लिटरेचर लेने।
तो हुआ क्या कि मैंने उनसे बहस करनी शुरू कर दी थी कि मैं तो मैडम जो इंग्लिश लूंगा मैं छोड़ के जाऊंगा, क्या ये यमा ताराज भानसल का ये बेकार, मैं हंसी में उड़ाने लग गया उस चीज को। देखो गलत, आप अगर बुरा कर्म कर रहे हो, गलत काम कर रहे हो ना, तो और कोई उस चीज को माने ना, आपको खुद को तो पता है आपने गलत किया है और गलती को स्वीकार कर लेना चाहिए। आज ये इससे बड़ी बात क्या होगी कि मैं उस समय की बातों को इतने दिन मनन करता रहा, आज मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। तो वो जो यमा ताराज भानसल का, मैंने कभी उनको ध्यान से नहीं पढ़ा और इसी कारण 12th में मेरे 150 में मात्र 77 नंबर आए थे। मैंने हिंदी को ध्यान से पढ़ा ही नहीं था। लेकिन अच्छी चीजों की संगति में रहने से भी आप पर प्रभाव पड़ता है। बाद में जब मैंने हिंदी में रुचि आई और जब मैं इन टॉपिक्स को वापस पढ़ने लगा, तब मुझे वो सारी मैडम की, वो जो क्लास में बैठे बैठे मैं सुनता था, वो सारी बातें जहन में, अरे वो मैडम पढ़ाते थे, यहाँ मैडम ने ये बताया था, क्लास में उस वक्त ये बोला था। ऐसे गुरुओं के सानिध्य में रहने के कारण ही आज मैं आप तक हूं। तो ऐसे गुरुओं से हम कितना ही लड़े झगड़े, कितना ही सम्मान, नहीं ऐसी बात नहीं, सम्मान भी बहुत करता था। लड़ना का मतलब वो नहीं है कि एकदम ऐसे बदतमीजी करना, वो कभी जिंदगी में नहीं की। वो गुरु आज भी मुझे याद आते हैं। मुझे मेरे 11th 12th के गुरु हमेशा याद रहते हैं, बहुत बढ़िया थे। और या बीएड के बाद में तो सेम एक गण है यमा ताराज भान सलगा, ये जरूर याद रखें, यमा ताराज भान सलगा याद रखें। वही हम यहां पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम पढ़ रहे हैं कि गण होते क्या है। छंद शास्त्र में जो 3 अक्षर, सबसे पहला नियम, गण में अक्षर कितने होते हैं। ये स्टूडेंट बहुत बड़ी गलती कर देता है। ऑफलाइन बैच में जो स्टूडेंट आ रहे हैं, जो 25-30 स्टूडेंट जो भी रेगुलर पढ़ते हैं, ठीक है, उन स्टूडेंट्स को मैं मतलब जैसे काफी नए स्टूडेंट्स को छोड़ दूं, जो नए आए हैं उनको मैं छोड़ दिया, जो स्टार्टिंग पहले दिन से मैं क्या करता हूं, क्या उनको कोई ऐसी गुट्टी पिला रहा हूं, नहीं, मैं उनसे एक ही बात बताता हूं कि यहां स्टूडेंट गलती करता है, तुम्हें नहीं करनी, और वही मैं आपको बता रहा हूं। प्रश्न आया सिंपल कि एक गण में अक्षर कितने होते हैं। ऑप्शन एक ऐसा है जहां पर लिखा होगा 1 से अधिक भी हो सकते हैं, और स्टूडेंट वहीं पे क्लिक करेगा। रीजन, उसके दिमाग में मात्राएं चल रही है। कई ऑप्शन 6 ढूंढेंगे कि भाई अधिकतम 6 हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं। बात समझ रहे हो, ये चीज इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन याद रखें, गण में 3 अक्षर ही होते हैं, मात्राएं की बात अलग है। यहां अक्षर की बात हुई के समूह को गण कहते हैं। गणों के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि हम क्या है, यमा ताराज भान सलगा 10 कर बैठते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेकिन 10 नहीं है, बल्कि गण तो है यहीं तक। कहां तक, यमा ताराज भानस, बस स तक ही है, यानी गण 8 ही होते हैं। इसका सूत्र है यमा ताराज भान सलगा। यह गणों को याद करने का सूत्र है, यमा ताराज भान सलगा। सबसे पहले आपको यह भी पता होना चाहिए कि किसमें कितनी मात्राएं हैं। यह है तो 1 है, म 2 ता 2 र 2 ज 1 भ 2 न न स ल और गा। ये तो सर अगर 8 गण होते हैं तो ये क्यों, ये इसलिए क्योंकि जब हम इसके गणों की तुलना, जैसे हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि सर यगण में 3 अक्षर बताओ, यगण में कितनी मात्राएं होती है। तो यगण में अगर मात्राएं ढूंढी जाएगी, तो यगण में अगर मात्राएं ढूंढी जाएगी तो किस तरह ढूंढोगे आप मात्रा, कि यगण में कितनी मात्रा होती है। तो उसमें क्या होता है, हमें 3 अक्षर लेने होते हैं। ये साहब यगण है, ये क्या है, यगण। तो यगण में मात्रा कितनी हुई, 1 2 2, ये यगण है, ठीक है। फिर जब हम बात करने लगे मगण की, तो मगण की जब बात करने लगे तो ये साहब ये मगण है। कौन सा, ये मगण, मातारा। तो यगण मगण का मतलब हो गया मातारा, मातारा मतलब 2 2 2। फिर जब हमसे पूछा जाएगा कि साहब इससे अगला गण कौन सा है, तो हम कहेंगे इससे तगण। तो तगण में क्या है, तो ताराज, मतलब एक एक आगे बढ़ता जाता है, समझ के बाद, ताराज ताराज ताराज, यानी 2 2 1 है। तो यूं करते करते जब हम लास्ट में नगण पे आएंगे, तो नगण का मतलब होगा नस्ल, यानी 1 1 1। जब सगण पे जाएंगे तो सगण का मतलब हो जाएगा सलगा, यानी 1 1 2। लेकिन लगन नहीं होगा। लगन इसलिए नहीं होता क्योंकि अभी चौमासा चल रहा है, चौमासे में कोई लगन नहीं होता, सारे शादी ब्याह बाद में ही होंगे। तो कुल मिलाकर लगन इसलिए नहीं होता क्योंकि इसमें 2 ही अक्षर बचे हैं, पीछे 3 बचे नहीं है। और हमने कहा है कि गण में कितने अक्षर होते हैं, 3 अक्षर होते हैं। तो मेन चीज ये है। अब यहां पे हम देखते हैं, हमें अगर याद आता है तो बहुत बढ़िया बात। जैसे यगण शब्द, तो इसमें आप शब्द बताओ, देखें कोई ऐसा शब्द जैसे यगण, जिसमें यगण आता हो, बताओ 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 बताओ, जल्दी बताओ। मैं यहां पे इसीलिए मैंने शब्द हटाए हैं नोट्स में। तो अच्छा, नोट्स में लिखे हुए हैं ना, आप सब तो देख लोगे नोट्स में। चलो कोई बात नहीं। देखो
आप इसमें अपने आसपास के बहुत से शब्द ले सकते हो। यगण में क्या हो जाएगा? यशोदा। क्या हो जाएगा? यगण में यशोदा। तो इसमें 1 2 2 है। 2 2 इसमें क्या ले लोगे आप? 2 2 2। ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें 2 2? तो आप देखोगे माताजी। माताजी, ये लो 2 2 2। ठीक है, हाँ, ठीक है। और माताजी के अलावा जैसे मुझे एक और याद आ गया, गोदारा, है ना? ये भी तो, इसमें भी तो मगण है। तगण, तगण को लो देखें, तो ऐसा कौन सा है? तगण हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई? नाम ऐसे याद ही नहीं आता। वैसे तो बहुत डालडा वोल्डा बहुत याद आता है, ठीक है, फिर भी तगण से तालाब। तगण से क्या हो जाएगा? तालाब हो जाएगा। इसमें देखते हैं, ये हो गया वो डालडा, डालडा। ठीक है, जगण में क्या हो जाएगा? जगण में बताओ बताओ जल्दी बताओ। कामली, कामली, कामली घाट है ना? अच्छा अच्छा, ये तो उल्टा बता दिया मैंने। इसमें आता है कमल, और इसमें आता है कमला। ये आता है चारण, चारण। अब एक बच गया, तो क्या हो जाएगा? प न, नहीं कर, बताओ बताओ जल्दी बताओ भाई कमेंट में, मुझे याद नहीं आ रहा, एक शब्द याद नहीं आ रहा। जैसे भारत, भारत किस में आएगा? ये जगन से ही गया, डालडा, भारत इसमें आ जाएगा, भारत। बरात, हाँ ये बैठ गया ना, ब त रा, बरात। ये लो, थोड़ा सा एक ट्विस्ट बढ़ाने के लिए, थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए भी इस प्रकार के मैंने शब्द हटाए ताकि खुद लिखते हैं, है ना? तो अब आपको पता होना चाहिए। और देखो, जिसके उंगलियों पे यमातारा जो भान सलगा है ना, वो एकदम से उससे पूछ दिया मगण में कौन सा है, तो मातारा। उससे पूछा रगण में कौन सा है, तो यमाता राज, राजभा। ठीक है, उससे पूछ लिया कि यमातारा भा भगण में कौन सा है, तो भानस। समझ गए? तो इस तरह से कि वो निकाल सकता है, लेकिन हमने जानबूझ के एक्स्ट्रा कुछ लिखे हैं। ठीक है, अब यति क्या होती है? सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यति, गति, मात्रा, वर्ण। इसमें हमने मात्रा देखी क्या होती है, वर्ण क्या होते हैं, और अब यति। काव्य को पढ़ते समय जहां विराम या हल्का सा ठहराव होता है ना, वही क्या होती है? यति होती है। मैं कैसे कहूं तो जहां कोमा आती है ना, वही यति होती है। क्या होती है? कोमा आती है वहीं। जैसे राम नाम की लूट है, ये जो हल्का सा रुका, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा, प्राण जाएगा छूट। तो ये जो हल्की सी कोमा के पास हम रुकते हैं, वही क्या है? यति है। चमचमात चंचल नयन, बिच घूंघट पट छीन, मन हु सुर सरिता बिच उछरत दो जुगमीन। तो ये जो इस प्रकार के जो उदाहरण होते हैं, इसमें जो कोमा, बड़ा भया तो क्या भया, ये हल्का सा रुके, जैसे पंथ खजूर, है ना? तो जो हल्का सा आप रुकते हो वो तो है यति। और रुकने के बाद जो तुरंत आप गति पकड़ लेते हो, एक प्रवाह, एक गति में वापस अपनी राग से पड़ जाते हो, वो कहलाती है गति। तो यति हल्का सा ठहराव, गति। इसमें शब्दों की क्रमबद्धता का ध्यान जरूरी होता है रखना। शब्दों की क्रमबद्धता नहीं रहेगी तो गड़बड़ हो सकती है। चरण क्या होते हैं? चरण एक, मतलब छंद की वह एक इकाई जो अपने आप में पूर्ण हो, जिसमें छंद विशेष के वर्णों और मात्राओं का सुनिश्चित नियोजन होता है। जैसे हम पढ़ते हैं कि इस चरण में इतनी मात्राएं होती है, उस चरण में इतनी, यानी छंद की एक ऐसी इकाई जिसमें फिक्स मात्राओं की गणना होती है कि इसमें फिक्स इतने होंगे ही होंगे। जैसे राम नाम की लूट है, तो ये एक चरण है। क्योंकि हम जब इस दोहे को पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि दोहे के पहले और तीसरे चरण में इतनी मात्राएं होती है, दूसरे और चौथे में इतनी होती है। तो अब यहां पे देखेंगे हम कितनी मात्राएं होती है, तो देखते हैं 2 1 2 1 2 2 1 2। देखते हैं 2 और 1 3 4 5, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कुल मिला के
13, ये पहले चरण यानी पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं होती है और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती है। कुल जो है वो कितनी होती है? 24-24 मात्राएं होती है। तो वहां होता है दोहा। तो दोहे के पहले चरण में तो यानी एक नियम पूरा है कि एक चरण में इसके 13 मात्रा होगी ही होगी। तो ये होता है चरण, ठीक है। फिर है छंदों के प्रकार, मात्रिक और वर्णिक दो प्रकार के पढ़ते हैं। मात्रिक छंदों को हम क्या बोलते हैं? जातीय छंद बोलते हैं। इनको वृत्त छंद भी बोला जाता है। मात्रिक छंद होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, ये भी याद रखें। मात्रिक छंद जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, सम और दूसरा अर्धसम और तीसरा होता है विषम। ये इस प्रकार से 3 प्रकार के छंद होते हैं और मैंने आपको नोट्स उपलब्ध करवा रखे हैं, इसलिए मुझे ज्यादा समय नष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। सम जिसमें क्या होंगे? चारों चरण में मात्राएं बराबर होंगी। अर्धसम में क्या होंगे? पहले तीसरे दूसरे चौथे में मात्राएं समान होगी। विषम में क्या होंगे? सब में अलग अलग मात्राएं होंगी, सब चरणों की अलग अलग मात्राएं होंगी। तो ये सम, अर्धसम और विषम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वो छंद हैं सममात्रिक छंद, जिनमें सब में समान मात्राएं होंगी। वे छंद जिनके प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या क्या होती है? समान होती है। जैसे चौपाई छंद, रोला छंद, गीति का छंद, हरि गीति का छंद, है ना। तो ये सारे होंगे सममात्रिक छंद। अब आप जैसे चौपाई छंद की बात करते हो तो चौपाई छंद को मतलब जैसे ही चौपाई छंद आपके दिमाग में आए तो आपके दिमाग में एक चीज आ जानी चाहिए और वो आ जानी चाहिए जय हनुमान ज्ञान गुण, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। ये लो, इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। कितनी मात्राएं होती है? प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये लो साहब, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु, जय कपीश तिहु लोक उजागर। इसकी खास बात एक ये भी है कि हम अगर मात्रा गलत लगाते हैं ना तो पकड़ में आ जाती है। देखो जैसे मैं बताता हूं कैसे आएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। इसका मतलब मैंने गलत लगाई ही नहीं तो पकड़ में कहां आएगी? तो ये रे। तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। तो चौपाई छंद में प्रत्येक चरण में क्या होती है? 16 मात्राएं होती है। चौपाई में प्रत्येक छंद में कितनी होती है? 16। इसके अलावा एक चीज और भी होती है कि इसके अंत में या तो 2 लघु होंगे, मतलब समझ गए? 2 लघु मतलब 2 लघु, या तो अंत में 2 लघु होंगे या अंत में 2 गुरु होंगे। जैसे रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो धामा नामा, ये देखो 2 गुरु, या तो अंत में 2 गुरु होंगे और या अंत में 2 लघु होंगे। अगर ये क्रम नहीं है तो समझ जाना इसमें चौपाई नहीं चौपाई छंद है। कौन सा है? चौपाई नहीं चौपाई छंद है, क्योंकि चौपाई में 16 होती है लेकिन चौपाई जो होता है उसमें 15 मात्राएं होती है। प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? 15 मात्राएं होती है। तो हम चौपाई, ये चारों हमारे सिलेबस में है, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो चाहे सेकंड ग्रेड की कर रहे हो तो हम पढ़ेंगे। ये लीजिए आपके सामने चौपाई छंद है। सममात्रिक छंद है, याद रखिएगा। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है, याद रखिएगा। अंत में 11 नहीं है, अंत में लघु होते हैं, या कई बार अंत में गुरु होते हैं। क्या होते हैं? गुरु होते हैं। वहां चौपाई अच्छी बनती है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर 16, जय कपीस तिहु लोक उजागर 16। तो आप देख सकते हैं 2 लघु हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तो ये देख लीजिए 2 है ना। हम तो बचपन में ऐसे गाते थे, मंगल भवन अमंगल हारी, पोलियो की दवा है गुणकारी। ऐसे गाते थे क्या बचपन में? अगर ऐसा गाया है तो आपने बचपन बहुत अच्छा जिया है, नहीं गाया है तो मोबाइल में खराब किया है फिर, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये आप देखिए अंत में 2 गुरु हैं और इसमें 2 लघु है। तो बहुत इजी है। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं, अंत में 2 लघु 2 गुरु होते हैं। पता नहीं क्यों स्टूडेंट को मैं बताता हूं स्टूडेंट्स के साथ गलती का, कुछ तो स्टूडेंट खुद जिम्मेदार है। आप इस बात को समर्थन भी करो।
स्टूडेंट क्या है कि अगर आप मान लो मैं कोई वीडियो बना के पांडित्य प्रदर्शन कर दूं, छंदों की कुछ परिभाषाएं बोलूं ऐसी संस्कृत के अंदर, छंदों के ग्रंथों के बारे में बताऊं, आप सिलेबस से हटके चलोगे ना, मात खाओगे। मैं आपको बताऊं कि छंद शास्त्र को लेकर संस्कृत में इतने ग्रंथ लिखे गए हैं, छंद शास्त्र को लेकर हिंदी में ये ग्रंथ लिखे गए हैं, और रीतिकाल के दौरान छंदानुशासन पर, मतलब छंद पर बहुत से ग्रंथ लिखे। क्या मतलब है उसका? नहीं मतलब है। कोई ग्रंथ नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा छंद से संबंधित कौन सा कथन सत्य है, नहीं है, या फिर किस छंद में कितनी मात्राएं हैं, या ये गुण, मतलब चौपाई छंद का कौन सा गुण है और कौन सा नहीं। पांडित्य प्रदर्शन अलग चीज है। अब स्टूडेंट क्या इस प्रकार की कभी कोई क्लास देखता है तो अरे सर बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं, फिर वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, ऐसा लगता है अरे ये तो ऐसी चीजें पढ़ा रहे हैं जो हमें आती नहीं है, और चरण जी तो वो पढ़ा रहे हैं जो हमने पढ़ रखी है। जो पढ़ रखी है वही पेपर में आएगी। ज्यादा और मैं रिएक्ट करूंगा कोई मतलब नहीं। हाँ, जो टेस्ट बना रहे हैं ऑफलाइन टेस्ट वगैरह, उनमें आपको बराबर सहयोग मिलता रहेगा, और मैं आपको यूट्यूब पर भी जो पहला टेस्ट करवाया शानदार था ना, बहुत जल्द दूसरा टेस्ट भी आपको करवाऊंगा। इसके अलावा देखो, मैंने एक साथ में आप में जो लगातार नीरसता आ रही थी, उस नीरसता को ध्यान में रखते हुए मैंने एक चीज और की है आज, वो मैं आप तक पहुंचा देना चाहता हूं कि जो अपनी टेस्ट सीरीज चल रही थी, तो मैंने काफी देखा कि आदिकाल में टेस्ट देने वालों की संख्या जो है, आदिकाल में टेस्ट देने वालों की संख्या, क्योंकि सेकेंड ईयर पेपर के बाद थोड़ी डिस्टर्ब हो गए, लगभग जैसे 300 प्लस ने दिया, तो यहाँ सेकंड टेस्ट में 200 प्लस हो गए, यहाँ 100 प्लस ही रहे, यहाँ मान लो 70 जनों ने टेस्ट दिया, तो ये जो कम हो रहे थे स्टूडेंट, तो ये जो निरस्ता आ रही थी कि कुछ तो कहे सर हम पीछे रह गए वगैरह वगैरह, तो उनको ध्यान में रखते हुए और एक कंपटीशन बना रहे, इस दृष्टि से मैंने एक काम किया है। मैंने काम क्या किया है आप देख सकते हैं। मैंने इस टेस्ट सीरीज को एक बार वापस अपडेट करने का सोचा है, और मैंने इसे अपडेट कर दिया ताकि जो नए स्टूडेंट जुड़ रहे थे वो भी ये सोचें कि चलो सर हम इस टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। और अभी जो जुड़ेंगे, और इस वीडियो को आने वाले समय में जब कुछ लोग वैकेंसी आने के बाद देखेंगे, तो उस वक्त इस टेस्ट सीरीज को दोबारा अपडेट और किया जाएगा, ताकि किसी स्टूडेंट को ऐसा नहीं लगे कि यार मैं तो ना 10 टेस्ट हो चुके हैं, 5 हो चुके हैं, ठीक है ना, ये नहीं लगे। तो इस बार मैंने शेड्यूल में थोड़ा बदलाव भी कर दिया। यही देखो, आदिकाल को लेकर आपके जो हैं वो टेस्ट जो हैं वो 4 टेस्ट होंगे, 3 तो टॉपिक वाइज होंगे और चौथा संपूर्ण आदिकाल को लेकर होगा। 31 तारीख, मतलब राखी के जस्ट बाद स्टार्ट कर रहे हैं ये। इस बार जो यूं मान लो बहनों को तोहफा है कि जो रेगुलरिटी टूट रही है उसको थोड़ा सा बनाए रखने के लिए। तो 31 तारीख से पहला टेस्ट होगा, फिर 3 तारीख। अच्छा सर हमने पीछे 9 टेस्ट दे दिए थे और फिर सर सेम क्वेश्चन, नहीं, सेम क्वेश्चंस नहीं होंगे सारे। जैसे अब तक इसमें जैसे 40 क्वेश्चन थे, तो अब की बार ऐसा नहीं होगा, उसमें कुछ क्वेश्चन नए ऐड करेंगे और अपडेट करेंगे। बिल्कुल आप निश्चिंत रहो, मैं भी समझता हूं आप लोगों को प्रॉब्लम, लेकिन देखो जब इस तरह से मैंने देखा स्टूडेंट कम दे रहे हैं टेस्ट, तब मैंने इसको थोड़ा देखो, इनमें कम से कम 50 प्लस क्वेश्चन होंगे, और जैसे ही संपूर्ण आदिकाल आएगा वहां 100 प्लस आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। और फिर इस हिसाब से, और आप कोशिश करो पहले ही टेस्ट से जो है वो लाइव रहो, मतलब 24 घंटे के अंदर टेस्ट देना है, बस दिमाग में ये बिठा लो। टेस्ट सुबह 8 बजे से 9 बजे के बीच अपलोड होगा, 9 बजे 8-9 बजे के बीच अपलोड हो जाएगा। 9 बजे तक नहीं हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हो, 9 बजे तक का वेट जरूर किया करें। 9 बजे टेस्ट अपलोड हो जाएगा बिना कहे। और देख लीजिए एक महीने में जैसे 9वें महीने में लगभग इतने टेस्ट हैं, कितने टेस्ट हो गए, ये हो गए 11 टेस्ट है 9वें महीने में, ठीक है, 10वें महीने में। इस तरह से मैंने काफी प्रयास किया है। तो आप लोग इस टेस्ट सीरीज से जुड़े। सर ये टेस्ट सीरीज कहाँ मिलेगी, कई नए स्टूडेंट होंगे, और मैंने यहाँ संपूर्ण पाठ्यक्रम के टेस्ट की संख्या बढ़ा दी, तो मैं आपको लगभग 24 दिसंबर तक जो है बिजी रखने का प्लान बना चुका हूं। इसके अलावा व्याकरण के टेस्ट का शेड्यूल एक अलग है, वो वहीं पर आपको ऐप में मिलेगा। सर ये मिलेगा कहाँ, ये देख लीजिए, ये कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा यहां पर, ठीक है ना, ये मिलेगा यहां पर। और जो भी टेस्ट सीरीज लो आप पहले वीडियो जरूर देखना, उसके बाद ही लेना, क्योंकि जबरदस्ती पहले लोगे तो वो सही नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये देखो, एक ये टेस्ट सीरीज है जिसके बारे में मैंने बता रखा है, ये स्कूल व्याख्याता की टेस्ट सीरीज है। ये किसकी है, स्कूल व्याख्याता की टेस्ट सीरीज है, ये सेकंड ग्रेड की, और ये जो मैडम जीके करवा रहे हैं उनकी टेस्ट सीरीज है ना। खैर अपने तो जीके वाली, अभी जीके वाली तो वो तो मैडम बता देंगे। उसका हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन जो है, हिंदी पॉइंट,
इस एप्लीकेशन पर आपको ये डाउनलोड करना पड़ेगा और हिंदी पॉइंट पर आपको ये टेस्ट सीरीज मिलेगी। मैं आपसे यही कहूँगा, मैंने इस टेस्ट सीरीज के अंदर एक निःशुल्क मतलब फ्री वीडियो कंटेंट है, उसको जरूर देखना। मैंने इसमें कुछ बता रखा है इसमें क्या बेस्ट है। आप चाहते हो तो ये स्कूल व्याख्याता लो, चाहो तो सेकंड ग्रेड लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगी। मैं आपसे कह रहा हूँ, मेरी अगर एडवाइस मानो और मुझे मानते हो कुछ, तो मैं ऐसा नहीं कि 100-150 रुपये ज़्यादा की बात कर रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ ये बेस्ट रहेगी। सर क्या इसमें कंटेंट अलग होगा? बिल्कुल नहीं होगा। जो टॉपिक सेम है तीनों में सेम रहेगा, भेदभाव किसी के साथ नहीं होगा, गलत किसी के साथ नहीं होगा, ठीक है। रेट को लेकर, जो ऑफर्स को लेकर, सर राखी पे ऑफर दोगे क्या? मेरा ऑफर यही है कि मैं हर बार कंटेंट एक्स्ट्रा ऐड करता जा रहा हूं, कुछ नया अपडेट करता जा रहा हूं, कुछ नए नोट्स देता जा रहा हूं। जैसे आज इसमें मैंने अपडेट किया है इसमें कि इन बच्चों के जैसे ही पॉलिटी पूरी हो जाएगी, पॉलिटी, तो पॉलिटी के नोट्स की पीडीएफ बना के इनको और दूंगा मैं। ये है मेरी तरफ से ऑफर। जैसे इको पूरी हो जाएगी तो इको के पूरे नोट्स की पीडीएफ बनाकर उनको दे दूंगा, ताकि एग्जाम के समय उनको सिर्फ रिवीजन करना पड़े। और सेम ऐसे ही इन सबको भी मैंने आज कुछ तोहफे दिए हैं जो मैंने इनके वीडियोस में बता रखे हैं, इनके अंदर जो वीडियो अपलोड किया है। तो कुल मिला के आप अब एक बार फिर से आपके पास एक मौका है जिससे आप टेस्ट सीरीज से जुड़े और बराबर फायदा उठाएं। निश्चित रूप से बहुत फायदा होगा, बहुत जबरदस्त फायदा होगा। और थोड़ा सा एक कंपटीशन बना रहेगा ना, क्योंकि मैं हर क्लास में बताऊंगा भी फर्स्ट कौन आया, सेकंड कौन आया, तो बड़ा मजा आएगा। तो इसलिए तैयार रहना, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया चौपाई छंद। आगे चलते हैं गीतिका। गीतिका छंद को आप देखोगे, यह एक सममात्रिक छंद है, यह भी सममात्रिक। इसके प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती है, लेकिन 14-12 पर यति होगी। यति मतलब हो गए, समझ गए, 14,12, समझ गए बात। अंत में हमेशा लघु गुरु होंगे। कुल 26 मात्राएं होंगी, अंत में हमेशा लघु फिर गुरु होगा। हे आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। तो ये मैंने कहा ना, वही 12th क्लास के अंदर मैडम द्वारा याद करवाई गई पंक्ति है। आज तक हमें ये याद है, क्योंकि सबसे हम कबीर रहीम सबको पढ़ते हैं। सच्चा गुरु मिलना मुश्किल होता है, लेकिन जो अभ्यर्थी सच्चे गुरु को पहचानता नहीं है, जो सांसारिक में लोभ लालच में आप है ना, सस्ते के चक्कर में जो लोभ लालच में जा रहे हो ना, ये आपका सबसे बड़ा नुकसान करोगे। मैंने इस बार 4500 रुपए का, जो पिछली बार 4500 रुपए का कोर्स था, उस 4500 रुपए कोर्स को मैंने एकदम निःशुल्क कर दिया। लेकिन स्टूडेंट क्या बोलो, अच्छा उससे बेस्ट करवाया है मैंने, ये और बता देता हूं, बेस्ट करवाया। पिछली बार तो मेरे पास ये बोर्ड ही नहीं था, मैंने व्हाइट बोर्ड पे करवाया, खुद संतुष्ट नहीं था। फिर भी कुछ काफी बच्चों के मतलब जो नाम तो अभी नहीं, मैंने लिस्ट बना के भेजी थी एक बार। संजू राठौड़ जैसे बहुत से स्टूडेंट हैं जिनका सिलेक्शन भी हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात थी। लेकिन इस बार तो आपको फ्री दे रहे हैं 4500। फिर भी सर पेड कोर्स में अच्छा होता है सर, फ्री में। साइको क्या है मीडियम क्लास फैमिलीज की, वो सोचते हैं कि फ्री में कौन बढ़िया चीज पढ़ाता है। यही चीज तो आपको सोचनी पड़ेगी, क्योंकि आप सब फ्री पढ़ाने वालों को तुलना एक साथ करते हो। नहीं, फ्री पढ़ाना और कंटेंट जबरदस्त देने में, दोनों में रात दिन का अंतर है। और ये फैसला जब तक आप मतलब सही चीज को पहचानोगे नहीं, तब तक पिटते रहोगे, मैं आपसे कह रहा हूं। तो हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। अब हमने देखना है कि 26 मात्राएं होती है क्या। दो, ये प्र है, 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1। चलो अब देख लेते हैं कम ज्यादा है क्या। देखें 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और ये हो गई 23 23 23 23, हाँ, और ये हो गई 24 25। तो चलिए ये क्या कह रहा है, लघु गुरु होगा। इसका मतलब है कि अंत में तो क्या आएगा, गुरु आएगा। तो मैंने सही लगाया, लेकिन यहां कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है। 26 हे प्रभु आनंद दाता, तो यहां देखते हैं कितनी होती है क्या, 14 12 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां 8 9 होगी, 10 11 12 13 14। ये लो साहब, ये हो गई 14, यहां पर 14 हो रही है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितनी होगी, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये लो हो गई, ये 12, ये 14 12 26 कुल हो गई। 26 मात्रा 14 12 पे आती है। चलो एक ट्राई और करके देखते हैं सर, एक बार मात्रा और लगा के देखो। चलो देखते हैं,
शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे। सर नीचे वाली लाइन बहुत टफ लग रही है, उस पर करो। हाँ ये चलो, ये सही बात है। चलिए तो सबसे पहले हमने कहा ये लो दो, ये एक बार मात्रा लगा लेते हैं ना, ये देख लेना। ये देखो क्ष आया और मैंने इस पे लगाई एक मात्रा, लेकिन इससे आगे वाला दो हो जाएगा। धर्म ये एक, र इसमें जुड़ेगा, ये दो दो दो, ये हो गया ब्रह्म तो एक, और ये हो गया दो। अब देख लेते हैं ब्रह्मचारी धर्म रक्षक, यहां तक देखते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो ये हो गई 13। ये तो गड़बड़ हो गई, यानी एक जगह मात्रा कम लगाई। ब्रह्म हम 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। हाँ हो रही है ना भाई, गलत लगा ही नहीं, ऐसे ही लग रहा था। ये लो 14 मात्राएं हो गई। उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 2 12, ये लो 12, एकदम सही मात्राएं लगाई। शाबाश नरेंद्र दान, बिल्कुल बहुत बढ़िया लगे, है ना। इसी तरह शाबाशी दिया करो खुद को जब अगर सही मात्राएं लगा ली। इसका मतलब हमने मात्राएं भी सही लगाई और जो हमारे नियम थे जो हमें याद हैं वो भी एकदम सही सटीक ढंग से याद किए हैं। इसी तरह से नोट्स में आप भी लगाओ मात्राएं, काउंट करो, गलत कहां हुई पहचानने का प्रयास करो, नियम को फॉलो करो कि लास्ट में ये पे एक लगाएं या दो। जब ये खुद कह रहा है कि यहां पर अंत में गुरु आता है तो ध्यान रखो। तो प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती है, 14 12 पे यति होती है और अंत में लघु गुरु होते हैं। और ठीक है, तो ये होती है गीतिका। अब है हरि गीति का छंद। हरि गीति का छंद को पढ़िए। तो हरि गीति का छंद क्या कहता है, ये भी सममात्रिक छंद है। आज टाइम ज्यादा हो गया क्या? ओहो 50 मिनट की क्लास होगी, बस लास्ट है। हरि गीति का सममात्रिक छंद है। इसमें सिंपल है, 28 मात्राएं होती है और उसमें 14 12 पे हो रही थी। देखो यहां पे आप पता है 14 और 12 गीतिका में, इसमें हरि एक्स्ट्रा आ गया तो इसमें +2 और कर दो, यानी 16 12 पे होगी, बस इतना। और इसकी शॉर्ट ट्रिक बहुत गजब है। हरि गीतिका हरि गीतिका हरि गीतिका हरि गीतिका, ये इसका हरि गीतिका हरि गीतिका हरि, तो कितने हो गए 7 7 14 और 2 16। हरि गीतिका हरि, ये हो गए 16। फिर गीतिका हरि गीतिका 7 और 5 12, समझ गए? ये इसकी ट्रिक है। इसमें भी सेम लघु गुरु रहता है। क्या रहता है? सेम लघु गुरु। अब देखो, हम कौन थे क्या हो गए, हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी, कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो भो गए पंकज नए। बताओ अलंकार कौन सा है? सबसे बड़ी बात तो आगे, ये पंक्तियां मैंने करवाई थी। कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। तो अलंकार इसमें उपमा अलंकार है, सॉरी उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा है? उत्प्रेक्षा। ठीक है, यहां मात्राएं हैं, ध्यान रखना सब जगह। अब देखो मात्रा लगा के देखते हैं, तो देखते हैं 1 2 2 1 2, ये हो गई 2 2 1 2 2। चलो अब यहां पे कोमा आई, अब एक बार यहीं पे काउंट करके देखते हैं। 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये लो साहब एकदम 16 मात्रा आ गई। अब 12 देखते हैं, 2 और 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये लो साहब 12 एकदम सही। नीचे वाली पे और ट्राई कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 13 14 15 16। ये लो 16 मात्राएं आ गई। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये लो 12, बस 16 12 16 12 नियम आएगा। अंत में लघु गुरु आएंगे, वहां हरि गीति का छंद होगा, सममात्रिक छंद है। बस और क्या टेंशन लेनी, बाकी तो हम प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। रोला छंद, रोला छंद यह एक मात्रिक सम छंद कहलाता है। इसमें प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है और 11 और 13 मात्राओं पर होती है यति। क्या होती है? 11 और 13 पर यति। देखो अब एक इसमें ध्यान रखो, दोहा जो होता है उसमें होती है 13 11 मात्राएं, सोरठा जो होता है उसमें होती है 11 और 13, और रोला जो होता है उसमें भी होती है 11 और 13। यानी सोरठा में और रोला में हम कंफ्यूज हो सकते हैं, सोरठा और रोला में कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज और भी बता सकता हूं, और वो चीज ये है कि देखो
अगर सोरठा को उल्टा करके गाओगे तो वो दोहे की राग में आएगा, रोले को कितना भी उल्टा पुल्टा कर लो उसकी राग दोहे की नहीं आएगी। तो इसमें तुक प्राय दो दो चरणों में होती है, तो देख लेते हैं। चलिए, दो दो चरणों मतलब लास्ट में यहां होती है तुकबंदी, ठीक है ना। और सोरठा जैसे होता है राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट अंत का। हाँ, सोरठे में क्या होती है, लास्ट में तुकबंदी नहीं होती। सोरठे में लास्ट मतलब अगर कहीं पर 11-13 हो और लास्ट में यहां तुकबंदी हो तो 100% वो रोला ही है, ठीक है ना। और उसका उल्टा करके गा लो तो वो वहां पर 100% दोहे की राग आती है कि नहीं आती, बस देख लेना। चलिए देखो, हुआ बाल रवि उदय, कनक नभ किरणें फूटी, भरत तिमिर पर परम प्रभामय बनकर टूटी। तो मात्रा लगा के देख लो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये लो सिंपल 11 मात्राएं आई है। और फिर देखो फिर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 13, ये लो 11 और 13 मात्राएं आई, ठीक है। और इसमें क्या है कि यहां पर तुकबंदी नहीं हुई, जबकि सोरठे में क्या होती है, यहां पर तुकबंदी होगी। चलो बाकी देखेंगे, कुछ मान लो आपको लगे कि डाउट नहीं सर उसमें यहां भी होती है, और ऐसे अपवादित उदाहरण भी हैं, ठीक है। तो यहां पे 11-13 पे यति हो रही है। अब इसको उल्टा करके गाओगे ना, कनक नभ किरणें, आएगी नहीं दोहे की राग, किसी भी कंडीशन पे नहीं आएगी, है ना। तो ये एक बार जब सोरठा और दोहा अपन और करेंगे ना, सोरठा, तब ये एक बार रोले छंद पे और चर्चा करेंगे अपन, ताकि देखेंगे कि वास्तव में राग से सर कैसे पहचानते हैं। इतना ध्यान रखो, इसमें 11-13 मात्राएं होती है और 11-13 किस में होती है, सोरठे में होती है, ठीक है। समझ गए बात आप। तो इसके प्रत्येक चरण में अच्छा एक ये भी ध्यान रखना, इसके प्रत्येक चरण में चॉइस होती है। सोरठे में प्रत्येक चरण में क्या होती है, उसके सम और उसमें सम विषम वाला नियम रहता है, इसमें सम विषम वाला नियम नहीं रहता। ये सम मात्रिक है और वो अर्ध सम मात्रिक है, ठीक है। तो इसके एक चरण में 24 मात्राएं रहेगी और दूसरे चरण में भी 24 रहेगी, जबकि दोहा और सोरठा में क्या होती है, बल्कि उसके प्रत्येक चरण में अलग अलग मात्राओं को काउंट करके 24 + 24, बल्कि उसमें 48 मात्राएं होती है टोटल। उसके चारों चरणों की मिला के 48 मात्राएं होती है, और इसमें कितनी होती है, 24 मात्राएं होती है। समझ के बात, इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। तो एक बार तो आप इतना रोला छंद को इतना सा याद रखना, बाकी इस पे फिर चर्चा करेंगे। तो मैंने आपको ये इस आज की इस टेस्ट सीरीज के बारे में आपको बता दिया कि ये दोबारा स्टार्ट हो रही है, ये अच्छी बात है। और आप लोग इसे दोबारा ज्वाइन करके अब मतलब अब से कंटिन्यू कर सकते हो। अरे भैया ऐसे मत कर, अच्छा नहीं लगता है, हाँ ठीक है। तो ये देखो पहला टेस्ट जो है इतिहास, काल विभाजन, नामकरण, प्रवृत्तियों को लेकर है। इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐड होंगे आदिकाल से संबंधित। और अब आप कंटिन्यू जुड़े, 31 तारीख से ये टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप आराम से जुड़ें और निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। और अब आपको दिसंबर तक अगर मैंने आपको बिजी रख दिया ना, उसके बाद आप खुद बिजी रह जाओगे, क्योंकि फिर वैकेंसीज पेपर फाइनल हो जाएगा, क्योंकि डेट लगभग आने पर हो जाएगी। सर अभी तक विज्ञप्ति नहीं है, आ जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास जबरदस्त लगी होगी, और कंटिन्यू मैं खुद करने का प्रयास कर रहा हूं। आप भी कोशिश कीजिए लाइव रहकर पढ़ें, एक आदत डालें 9 से 10। आप जब ज्यादा संख्या में दिखोगे ना तो ऑटोमेटिकली मैं लाइव आ पाऊंगा, वरना कहीं थोड़ी सुस्ती आप दिखाते हो, थोड़ी मेरे में आ जाती है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर, शुभ रात्रि।